इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। मैं मुद्दे में अभी भीमा कोरेगांव ले रहा हूं, जो मामला दब गया। और भीमा कोरेगांव में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा पंचमक्कारों को एक्सपोज करना है। एक जो हरे और लाल का नेटवर्क है, जो असल में पीछे रहकर इन सारी चीजों को अंजाम दे रहा है, मेरे लिए वो खतरा बहुत बड़ा है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा वो विचारधारा मेरे लिए घातक है, जिसके कारण भारत को अस्थिर लगातार किया गया है। भीमा कोरेगांव में वो जो खुलासा हुआ है, वो आपको मैं जो बार-बार समझाता हूँ, कहानी कम्युनिस्टों की भी मैंने दिया है कि हरे और लाल की विचारधारा का वो गठजोड़ जो भारत के लिए खतरनाक है, उसकी एक बार पुनः पुष्टि हुई है। और ये पुष्टि इसलिए हो पाई क्योंकि महाराष्ट्र में जब आघाड़ी की सरकार बनी, कांग्रेस, एनसीपी और सब सेना की जब सरकार बनी और जब ये जांच वहां से हटकर एनआईए के पास पहुंची, तब जाकर सच्चाई सामने आ पाया है। नहीं तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जाने के बाद भीमा कोरेगांव मामले को उसी तरह समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिस तरह सुशांत केस को समाप्त करने का प्रयास हुआ। इसीलिए 25 जनवरी 2020 इसी साल ये मामला एनआईए के पास पहुंचा और एनआईए ने जो आज खुलासा किया है वो बहुत बड़ा खुलासा है। हालांकि ऐसे खुलासे मैंने आपको इससे पहले जो गुलाम नबी फई था उसको लेकर मैं क्या सारे लोग आपको दे चुके हैं कि भारत में जो लाल है, ये जो माओवाद है, ये जो शहरी माओवाद है, ये जो पूरे सत्ता में जो लोग बैठे हैं, केरला से लेकर पहले बंगाल में थे, त्रिपुरा में थे, ये जो वो लाल टिड्डे हैं, उनका संपर्क हमारे हरे पड़ोस के जासूसी जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके साथ लगातार है। और ये दोनों लाल और हरे टिड्डे मिलकर भारत की पूरी फसलों को खा रहे हैं, भारत की जमीन को नष्ट कर रहे हैं, भारत की पूरी सभ्यता, संस्कृति, इतिहास को ध्वस्त कर रहे हैं। आज बड़ी खबर क्या आई, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर आपको दिखाता हूं मैं, जो इसमें पकड़ा गया था गौतम नवलखा और जिसको बचाने के लिए दिल्ली की हाईकोर्ट सुबह-सुबह बैठ गई थी। और बाद में पता चला था कि हाईकोर्ट के उन माननीय जज महोदय की जो पत्नी है, वो गौतम नवलखा के साथ एक्टिविज्म करती है। इसलिए सुबह-सुबह बैठ गया और दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बाद में फिर एनआईए गया कोर्ट और कहा उसने कि दिल्ली में इनकी गिरफ्तारी जो है, दिल्ली में इनको रोका जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट के जो 27 मई का फैसला था, उसमें साफ-साफ कहा, अपील दायर किया और कहा कि दिल्ली और मुंबई में एनआईए के स्पेशल कोर्ट के सामने चल रही कार्रवाई का रिकॉर्ड उसमें दिया और कहा कि गौतम नवलखा को दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। एनआईए ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र ही नहीं था, लेकिन दिल्ली में एक न्यायाधीश बैठे सुबह-सुबह 6 बजे और गौतम नवलखा को रोका क्योंकि न्यायाधीश की पत्नी इनके साथ एक्टिविज्म करती है। और बाद में जब उस न्यायाधीश का ट्रांसफर हुआ तो चिदंबरम एंड गैंग, प्रशांत भूषण एंड गैंग बहुत चिल्लाया। वो बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं कि कितने गहरे लोग हैं। अब जब टाइम्स ऑफ इंडिया से एक खबर आई है और एनआईए से ये खबर आई, क्योंकि ये केस एनआईए के पास है,
तो एनआईए से जो बड़ी खबर आई है वो खबर बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। गौतम नवलखा हमारे हरे पड़ोसी की जो खुफिया एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे आप आईएसआई कह रहे हैं, उसके लगातार संपर्क में थी। भारत की मोदी सरकार को गिराने के लिए और भारत को तबाह करने के लिए लाल और हरे टिड्डे मिलकर ये जो बड़े षड्यंत्र कर रहे थे, जो भीमा कोरेगांव में विफल हुआ। भीमा कोरेगांव में राजीव गांधी की स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की योजना बनी थी। और भीमा कोरेगांव इतना ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण, एकेडमिक स्तर पर रामचंद्र गुहा, पार्टी के स्तर पर शशि थरूर, चिदम्बरम और अदालत के स्तर पर दिल्ली अदालत के न्यायाधीश तक ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। और आज पता चला इस नेटवर्क में एक और नेटवर्क जुड़ गया, वो हमारे हरे पड़ोसी का आईएसआई, खुफिया एजेंसी आईएसआई। ये एनआईए ने अपने आरोप पत्र में यानी चार्जशीट में कहा है, जो पूरक चार्जशीट दाखिल किया गया है गौतम नवलखा के खिलाफ, उसमें कहा है कि गौतम नवलखा लगातार, हमारे हरे पड़ोसी नाम लेने पर ये लोग चिल्लाते हैं कि खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के संपर्क में थे। उन्हें सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। ये एक ठेका पर भारत की मोदी सरकार को गिराने के लिए ये सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं, अखलाकी मीडिया है, जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो अभी वितंडा हाथरस में भी पकड़ में आ गया है कि हाथरस में पीड़िता के घर से एक माओवादी मिली है, उसके भाभी के भेष में माओवादी को वहां प्लांट किया गया था। तो ये जो पूरा नेटवर्क है जो अब सफल नहीं हो पा रहा, जिसके कारण ये बौखलाकर सरकार पे भी, जिसके कारण बौखलाकर ये सोशल मीडिया पर भी, और जिसके कारण बौखलाकर ये और रिपब्लिक पर भी हमला कर रहे हैं, वो नेटवर्क जो है धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। तो गौतम नवलखा को आईएसआई ने रिक्रूट किया था, एजेंट था वो आईएसआई का, कि भारत में ये बुद्धिजीवी कौन है, देखिए अरुंधति राय कश्मीर हमारे हरे पड़ोसी को देना चाहती है। इस सारे बुद्धिजीवियों को एकजुट करना है और सरकार को गिरा देना है। दिल्ली का जो हिंसा हुआ, दिल्ली की हिंसा फरवरी में, उसमें भी मोदी सरकार को गिराने की ही साजिश रची। ये आपको बताया था हमने, खबर indiaspicdaily.com पे दिया है। एनआईए ने शुक्रवार को जो है भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में अपना एक आरोप पत्र, पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। इस चार्जशीट में कहा क्या गया है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। और इस चार्जशीट में जो दाखिल किया गया है, आपको और बता देता हूं, इसका पहले मोटी खबर दे दूं कि 8 लोगों के खिलाफ यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस आरोप में न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आनंद तेल तुंबड़े, गौतम नवलखा, हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायक, ज्योति जगताप और स्टेन स्वामी और मिलिंद तेल तुंबड़े, इनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। स्टेन स्वामी को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। गौतम नवलखा के पूरे केस पे आता हूं, पहले कुछ चीजें और क्लियर कर दें। स्टेन स्वामी को लेकर रामचंद्र गुहा से लेकर प्रशांत भूषण उसको बचाने के लिए उतर गए हैं। स्टेन स्वामी झारखंड में आदिवासियों को सफेद टिड्डा बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से बूढ़े हो गए, पूरे झारखंड को सफेद टिड्डे में कन्वर्ट करने की उनकी योजना चल रही है, और कर चुके हैं कितने लोगों को। अब ये ग्राउंड लिया जा रहा है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता है, अब ये ग्राउंड लिया, वो बीमार हैं। और ये जो सफेद टिड्डा है, लाल टिड्डा आप समझ गए, हरा टिड्डा समझ गए और सफेद टिड्डा समझ गए, जो सब मिला के पंचमक्कार बनते हैं। तो सफेद टिड्डा जो कन्वर्जन का खेल कर रहा था, ये स्टेन स्वामी कर रहा था। और स्टेन स्वामी को जब गिरफ्तार किया गया है तो पूरी बौखलाहट जो है ये इस पूरे गैंग का आ गया है। इनको सामाजिक कार्यकर्ता, स्टेन स्वामी का मैं कहूंगा फोटो दिखाए, जनसत्ता का उसमें होगा, ये इनको सामाजिक कार्यकर्ता आदि, ये सब जो है जनसत्ता उनसत्ता एनडीटीवी, उनको सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे कहें मानवाधिकार कार्यकर्ता, इससे पहले वाला मानवाधिकार कार्यकर्ता
ये सब बताकर इनकी पूरी ब्रांडिंग की जा रही है स्टेन स्वामी की। तो और ये उनको गिरफ्तार किया गया है। उस पे पूरी तरह से पहले इतिहासकार रामचंद्र गुहा का नाम ले लीजिए। रामचंद्र गुहा जो है ये कह रहा है स्टेन स्वामी ने पूरी जिंदगी आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने में लगा दी और इसलिए मोदी सरकार उन्हें दबाकर उनकी आवाज बंद करना चाहती है, क्योंकि सत्ता के लिए आदिवासियों के जीवन और जीविका से ज्यादा खनन कंपनियों से मिलने वाला लाभ अहम है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। रामचंद्र गुहा, फिर मैं आपको गौतम नवलखा पर पूरी केस दूंगा। यही है स्टेन स्वामी। तो अब ध्यान दीजिए, रामचंद्र गुहा जो आज तक नेहरूवाद की पूरी इतिहास लिखते रहे, इतिहास के नाम पर कूड़ा करते रहे हैं और नेहरू गांधी परिवार के चरण चुंबन करते रहे। अब रामचंद्र गुहा जो ये कह रहे हैं, जो एनआईए कह रहा है, इसी को वो लिंक कैसे, इससे पुष्टि होती है कि एनआईए के आरोप पत्र में कितना दम है। एनआईए क्या कह रहा है? पहले एनआईए कह रहा है कि सरकार को गिराने के लिए आईएसआई ने इनको बुद्धिजीवियों को रिक्रूट करने का काम सौंपा था यूएस में। ये यूएस जब यात्रा की। अब स्टेन स्वामी के लिए रामचंद्र गुहा क्या कर रहा है, इससे आपको खबर की पुष्टि मिलेगी। स्टेन स्वामी ने अपनी पूरी जिंदगी आदिवासियों के अधिकारों को के लिए लगा दी, इसलिए मोदी सरकार उन्हें दबाकर उनकी आवाज बंद करना चाहती है। कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन देख लीजिए आप, मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार को गिराने की जो पूरी योजना यूएस में, कनाडा में, ब्रिटेन में, यहाँ के बुद्धिजीवी जाते हैं, वहां पूरा टूर फ्री होता है, होटल 5 स्टार होटल में ठहरना फ्री होता है, पूरी शॉपिंग फ्री होती है और सब कुछ फ्री होता है। गौतम नवलखा यूएस ही गया था और इससे पहले गुलाम नबी फैदी ने यूएस में ही, इससे पहले जो बुद्धिजीवी थे कुलदीप नैयर थे, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का पूर्व एडिटर दिलीप पड़गांवकर था, ये बड़े बड़े लोग थे, उनको भी इसी तरह फंडिंग की गई थी। तो स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया है, उसके मामले में ये लोग रामचंद्र गुहा कूदे हैं और उसके बाद प्रशांत भूषण कूदा है। कह रहा है अब एनआईए द्वारा यूएपीए कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। भाजपा सरकार और एनआईए के बिकाऊपन की कोई सीमा नहीं। ये पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है। मोदी सरकार बड़ी खामोशी से उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है, ये आपको समझा रहा हूं मैं। तो स्टेन स्वामी करते क्या थे? स्टेन स्वामी भारत की सनातन परंपरा में सब आदिवासियों को पूरी तरह से सफेद टिड्डा बनाते, कन्वर्ट करके सफेद टिड्डे क्रॉस पहनाते। उसके अलावा ये जो वहां कंपनियां जो आदिवासी क्षेत्र में जो खनन का काम कर रही हैं, ये एक एक कंपनी से, ये जो माओवादी हैं शहरी और वहां जो काम कर रहे हैं, ये लोग बड़े पैमाने पे फंड लेते हैं। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में खुद तेंदुपत्ती से लेकर और परियोजना तक, जो पाइपलाइन से लेकर खनन तक में ये पैसे लेते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और सारे सनातनियों को, आदिवासियों को ये सफेद टिड्डे बनाते हैं। तो ये एक ये गिरफ्तार हुआ है। अब गौतम नवलखा जिसका आईएसआई से लिंक मिला है, वो लिंक कहां का मिला है? लिंक ये मिला है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं ये वो दिखाता हूं। ये आईएसआई अप्रोच्ड नवलखा इन यूएस। अमेरिका में गौतम नवलखा ने आईएसआई के साथ बैठक की अमेरिका में, और इसको ये ठेका दिया गया कि भारत के बुद्धिजीवियों को खड़ा करके मोदी सरकार को गिराना है। इसलिए जब आप बुद्धिजीवियों की हाथरस पे आवाज सुनते हैं, करौली पर चुप्पी सुनते हैं, ये समझिए कि जब जब सनातनी मारे जाएंगे, सनातनी नष्ट होंगे, ये चुप रहेंगे, इनको दूसरे लाल हरे टिड्डे सफेद की तरफ से इनको पूरा ठेका मिला हुआ है इंटरनेशनल मीडिया का, क्योंकि आखिर में सरकार गिराना है, सनातन पे हमला करना। इसलिए आपको कोई राहुल मर गया दिल्ली में, उसकी कोई आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन कोई अखलाक हो, उसकी साउंड में आवाज वापसी शुरू हो जाता है। कोई हाथरस का केस हो, घर में बैठे हुए नक्सली मिल जाते हैं, और करौली में साधु जला दिए जाते हैं, आपको शोर नहीं सुनाई देगा। ग्राहम स्टेन्स जब जल जाते हैं तब आपको पूरा इंटरनेशनल शोर सुनाई देगा। तो वो जो मामले हुए हैं, सिर्फ उस घटना को मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, उस घटना के पीछे के पूरे कारण नेटवर्क को समझा, पूरे कारण। तो ये गौतम नवलखा पे आरोप लगा है चार्जशीट में। अब और क्या क्या कहा गया है चार्जशीट में?
एनआईए ने अपने चार्जशीट में कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू नक्सली क्षेत्रों में विदेशी मीडिया की यात्राओं के आयोजन में सहायक थे। तो विदेशी मीडिया जो यहाँ आती है भारत में, ये बीबीसी है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए बरखा उरखा लिखती है राना यूबर, ध्यान से सुनिए इस बात को। विदेशी मीडिया का यात्रा यहाँ कराया जाता है। विदेशी मीडिया को कश्मीर ले जाने की जो योजना बनी थी और भारत सरकार ने रोका था, एक ब्रिटिश सांसद को, लेबर पार्टी की, आपको बाद में पता चला था कि उसको भी फंड आईएसआई ने किया था। वो वहां के हमारे हर पड़ोसी के होटल में जाके ठहरी थी, वहां से आई थी। तो ये विदेशी मीडिया को ले जाके इस पूरे मुद्दे को इंटरनेशनलाइजेशन उसका करते हैं ताकि सरकार बैकफुट पे जाए। तो एनआईए कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद रोहित बुमला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब जो नेटवर्क हैं, और जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, ये सब लाल हरे टिड्डों का नेटवर्क है। लाल हरे सफेद टिड्डे इजकल टू पंचमक्का, उनका ये पूरा नेटवर्क है। तो ये प्रोफेसर क्या कर रहे हैं कि विदेशी मीडिया को बुला के उनको उस क्षेत्र में ले जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में, ठीक है, और उनका जो है वहां के इनके साथ शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, ताकि कन्वर्जेंस वो ठीक कर सके, तेजी से कर सके। और दूसरी बात कि जो वहां पे खनन उन्नयन के काम है, उनको डराकर, बड़ी बड़ी कंपनियों को डराकर उनसे पैसे ऐंठ सके। ये आपको कूडाकोलम परियोजना में दिख गया है तमिलनाडु में, कैसे इन्होंने रोका था, यही लाल हरे टिड्डे थे, कैसे कैसे विकास रोकते हैं। और ये तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि ये विकास रोकती है। फिर उन्हें विदेशी मीडिया को कहां कहां यात्रा कराया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में। और वहां का जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, आरडीएफ, उसके साथ उनके लिंकअप हुए पूरा। और यहां पे उनको कार्य की जिम्मेदारी गई, यानी कि भारत का एक प्रतिबंधित संगठन आरडीएफ, वो विदेशी मीडिया इसकी प्रवक्तागिरी पूरी दुनिया में करेगा। इसलिए बरखा दत्त रानायुब जो लिखती है भारत के खिलाफ, उसके तार समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आगे एनआईए ने 8 आरोपियों नवलखा, बाबू, आनंद तेलुम्बड़े, सागर गोड़खे, रमेश गायचोर, ज्योति जगताप, मिलिंद तेलतुंबड़े और स्टेन स्वामी के खिलाफ मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें ये सब कहा गया है। फोटोग्राफी रहने दो। और इन आरोपियों पे यूएपीए, आपको ध्यान है जब यूएपीए आया था उस वक्त मैंने कहा कि अभी बहुत बड़ा शोर मचना है, उस वक्त किसी ने आपको नहीं समझाया था। यूएपीए, ये कानून में जो संशोधन किया था अमित शाह जी ने, ये पहले का कानून है, लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि अब ये सारे हरे लाल टिड्डे चिल्लाएंगे। दिल्ली में यूएपीए लग रहा है हिंसा में, यहाँ भीमा कोरेगांव में यूएपीए लग रहा है, ये जितने भी देशद्रोही हैं इन सब पर यूएपीए लग रहा है। तो इसलिए इनकी चिल्लाहट बढ़ रही, क्योंकि इसमें इनको बचने के उपाय इनके खत्म हो रहे। अब इस आरोप पत्र में और क्या कहा गया? कहा गया कि भीमा कोरेगांव के मामले में नवलखा की भूमिका और भागीदारी बहुत बड़ी थी, जिस नवलखा को बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बैठ गई थी सुबह सुबह, और जिस पर एनआईए ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को तो यह अधिकार ही नहीं था। तो कहा कि एनआईए ने अपने आरोप पत्र में दावा किया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि नवलखा सीपीआई माओवादी, जो ठाठे वाले होते हैं, कैडरों के बीच एक गुप्त संचार हुआ है, बैठक और संचार हुआ। इसमें नवलखा को सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। वह कुछ तथ्य खोज समितियों के हिस्सा थे और उन्हें सीपीआई माओवादी की गुरिल्ला गतिविधियों के लिए कैडर भर्ती का काम सौंपा गया था। गुरिल्ला यानी वार करना सरकार के खिलाफ। ये कैसे गुरिल्ला होता है, ये कहानी कम्युनिस्टों की में समझाया है कि भारत में 62 के युद्ध में भी कैसे इन्होंने भर्ती करके चाइना को फायदा पहुंचाना है भारत के खिलाफ, इसकी। और उसमें हरकिशन सिंह सुरजीत तक का नाम आया, जो बाद में महासचिव बने। और गुरिल्ला वार से नेहरू की सत्ता को कैसे पलटना है, ये भी है इसमें। तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा आपको नेटवर्क अच्छे से आज भी समझा पा रहा हूं। तो गुरिल्ला वार के जरिए मोदी सरकार को गिरा देना है, ठीक है। और जो प्रतिबंधित
संगठन है साउथ के, उन सब का प्रवक्तागिरी कौन करेगा? वो करेगा विदेशी मीडिया। और गौतम नवलखा को क्या मिलेगा? वो हर टिड्डे देश, हमारा जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी खुफिया एजेंसी ने उनको ठेका दिया, सुपारी दी कि आपको मोदी सरकार को गिराने के लिए सारे बुद्धिजीवियों को, तथाकथित बुद्धिजीवियों को एक करना है। इसलिए एनडीटीवी पे बकैती ज्यादा आप देखते होंगे। ये ठेका का प्रभाव है। ये उनको सुपारी मिली है एनडीटीवी, हिंदू, ये आपको ये दिख रहा है। ये सुपारी पत्रकारिता, सुपारी बुद्धिजीवी, सुपारी अवार्ड वापसी गैंग, सुपारी सेमिनार, सुपारी हेन टेन फलाना ढेकना, सब सुपारी। अब वो कह रहे हैं, एजेंसी ने जो कहा अपने आरोप पत्र में, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के साथ भी उनके संबंध सामने आए हैं। कहा कि बाबू सीपीआई क्षेत्रों में विदेशी पत्रकारों की यात्राओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और उसे रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के वर्तमान और भविष्य के कार्य सौंपे गए थे। ये जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उस भविष्य में जो योजना काम बनाने वाले थे वर्तमान में, उसका प्रचार करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया में आप देखते होंगे कि कैसे हाथरस में झूठ का प्रचार आज तक और इंडिया टुडे कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो प्रचार के लिए बाकायदा फंड दिया गया। ये आपको तब मीडिया समझ में आएगा आगे। फिर बाबू प्रतिबंधित संगठन मणिपुर की कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कहानी कम्युनिस्टों की पढ़िए, जड़ को अगर समझना है, नहीं तो हवा ही रहेंगे। इसका वीडियो देखता हूं, उसका वीडियो देखता हूं, उसके व्यूज में जाता हूं, उसको सुनता हूं, कुछ नहीं हासिल होना। आप अपना सुनते सुनते ही उम्र बीत जाएगी। लड़ने के तरीके, जड़ कहां है, तो आप आगे के लोगों को प्रशिक्षित कर पाओगे। वरना वीडियो बनाने के व्यूज तो बहुत चल रहे हैं, इसका सुन लिया, उसका सुन लिया, कुछ नहीं होना। लड़ने का तरीका समझना है, वो आगे की पीढ़ी को समझाना है, ताकि हम उस तरीकों को काट सके, उनकी जो साजिशें हैं उनको समझ सके, बेनकाब कर सके। इसलिए तो कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में था और दोषी अभियुक्त जीएन साईं बाबा सीपीआई के निर्देशों पर चल रहा था। ये भी बड़ा घातक था साईं बाबा जो है, और उसके लिए धन जुटा रहा था। एनआईए ने कहा कि 28 जुलाई को बाबू को नोएडा स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया गया था, जबकि नवलखा को 14 अप्रैल को आनंद तेल तुंबड़े के साथ गिरफ्तार किया गया था। स्वामी की भूमिका क्या थी इसमें? तो आरोप पत्र कहता है कि स्टेन स्वामी, जिसके लिए रामचंद्र गुहा पगलाया है, जिसके लिए प्रशांत भूषण पगलाया है, जिसके लिए एनडीटीवी पगलाया है, इसको रांची से गिरफ्तार किया गया और उसको अदालत के समक्ष पेश किया गया। एएनआई ने कहा कि वह एक सीपीआई माओवादी का कैडर है। सीपीआई माओवाद यानी कि नष्ट, खत्म कर देना। माओवाद जो नक्सल शुरू हुआ, वो आपको कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 में दूंगा। चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जब तक दुश्मन के रक्त में आपकी उंगलियां नहीं डूबी हो, तब तक आप क्रांति नहीं कर पाए। ये सिद्धांत है माओवाद का भारत में। तो ये जो स्टेन स्वामी है, जो जिसको बूढ़ा कहा जा रहा है, मानवाधिकारवादी कहा जा रहा है, बीमार बताया जा रहा है, नौटंकी किया जा रहा है, ये सीपीआई माओवादी का कैडर था और उसमें सक्रिय रूप से उसकी भूमिका सामने आई। अब माओवादी कैडर कैसे काम कर रहा था, आरोप पत्र में पूछा गया। आरोप पत्र में ये सामने आया, पहले था कि माओवादी ये कैसे काम कर रहे थे, तो आरोप पत्र में ये जवाब कि स्वामी अन्य सीपीआई कैडरों के साथ संचार में था, संपर्क में था, कि स्वामी ने अपनी गतिविधियों के लिए माओवादी कैडरों से धन प्राप्त किया था। ये बुड्ढा धन प्राप्त किए थे और कब्र में है पांव, लेकिन इनकी विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी कि हमारे नौजवान, ये जो हम हिंदू हैं, वो तो आज की घटना को कल भूल जाते हैं, लेकिन ये 74-80 साल के भी होकर, 100 साल के भी, अपनी विचारधारा के लिए इनकी प्रतिबद्धता की आपको प्रशंसा तो करनी पड़ेगी कि भारत को तोड़ने के लिए वो अहरनिश लगी, भारत के सनातन समाज को ध्वस्त करने के लिए। वो मर जाएगा तो दूसरा उठाएगा, दूसरा तो तीसरा, ये पूरी पीढ़ी चल रही है। हमारे ही लोग हैं कि बस खाओ कमाओ अघाओ मरो। इसीलिए
हम उस पूरी साजिश को नहीं समझ पाते। और ऐसा नहीं है कि मैं आज कह रहा हूं, मैं तो आपको 2013-14 से दे रहा हूं, मैं लगातार दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा एकमात्र एजेंडा है कि इस पूरे नेटवर्क को मैं गांव के तक बच्चे बच्चे को समझा दूं, भारत अपने आप पांव पर खड़ा हो जाए, लाल हरे टिड्डे सफेद के पीछे की पूरी मनोवृत्ति समझा दिया जाए और वो पूरा नेटवर्क और नेक्सस समझा दिया जाए। तो एनआईए अब क्या कहता है? एनआईए कहता है कि वह सीपीआई माओवादी का फ्रंटल संगठन पीपीएससी का संयोजक है, स्टेन स्वामी। माकपा माओवादी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए संचार से संबंधित दस्तावेज और सामग्री जो है हमने जब्त किया, जिस दस्तावेज में मिले हैं इसके सबूत। अब वो माओवादी विचारधारा का जैसे पंचमक्कार में माओवाद भी है, पंचमक्कार जो मैंने कहा हुआ इसमें एक माओवाद भी है। ये बहुत खतरनाक विचारधारा चाइना का के माओ से आया है। तो कहा गया है इसमें कि ये लोग कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असहमति पैदा करते हुए विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति और समुदाय को लेकर दुश्मनी बढ़ाते हैं। अब कानून द्वारा, लोकतंत्र द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असहमति पैदा करते हुए, अब ध्यान दीजिए, अभी अभी तथाकथित राष्ट्रवादी चिल्लाए कि योगी सरकार ने रात में क्यों शवदाह किया, असहमति पैदा करना, इसके लिए फंड मिला है, आपको गुमराह करना। जब आपको अगले दिन पता चला, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं करते तो घर में नक्सली तक बैठे थे, पीएफआई और नक्सल, हरे और लाल टिड्डे का वो भी गठजोड़ वहां हाथरस में, पूरे प्रदेश को दहलाने की योजना थी। ये एक दूसरे दूर के केस में भी साबित हो रहा है, क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी एक है कि सरकार के पहले असहमति पैदा करो लोगों में। हमारे तथाकथित राष्ट्रवादी भौंकने लगते हैं, आपको पता चल गया। मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं उनके लिए, क्योंकि वो भाई साहब ये तो गलत हुआ है। अरे क्यों उबल रहे हो? ना आपने पढ़ाई की, ना आपको उस नेटवर्क का पता है वो कैसे काम करते हैं। आप बस कूद गए क्योंकि आपने आज तक देख लिया, क्योंकि आपने जी टीवी देख लिया। ये यही राष्ट्रवादियों को उनकी मानसिक मजबूती भी पैदा करना हमारा कर्तव्य है। तो क्या कह रहे हैं कि स्थापित सरकार को गिराने के लिए पहले असहमति पैदा कीजिए। आपको हाथरस से पता है उदाहरण। और विभिन्न समूहों के बीच धर्म, जाति और समुदाय को लेकर दुश्मनी बढ़ाइए। अब हाथरस में सवर्ण दलित का लड़ाई लड़ाना था इनको। रोहित वेमुला, सवर्ण दलित का लड़ाई लड़ाना था इनको। हर जगह ये जातिगत वैमनस्यता, कहीं पर गुजर, कहीं पे जाट आंदोलन, गुजरात में पटेल आंदोलन, ये जो सारा हो रहा है। और भीमा कोरेगांव क्या था कि ब्रिटिशर्स पे पेशवा की जीत हुई, भारतीयता की जीत हुई, लेकिन इन्होंने कहा कि वो तो दलितों का साथ पेशवाओं ने कुचक्र किया और वहां मनाने वाले और ना मनाने वाले में टकराव पैदा कर दिया। तो धर्म, जाति, समूह, वर्ग के बीच विद्वेष पैदा करना, ये इनका काम था, विदेशी फंड पर, आईएसआई के फंड पर। ठीक है, आगे फिर इन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ वैमनस्यता पैदा करेंगे तो पत्थर चलेंगे, बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, तो हथियारों की बाकायदा ट्रेनिंग दी। पत्थरबाजी भी ट्रेनिंग दी जाती है, आपने कश्मीर में देखा, और हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग क्या कि इसमें लिखा गया है आरोप पत्र में, फरार आरोपी मिलिंद ने अन्य व्यक्तियों को हथियार प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया और इस मामले में मामला दर्ज हुआ है पुणे में। आपको ध्यान है भीमा कोरेगांव में कि एक जो युद्ध स्मारक था 1 जनवरी 2008 को, उसके पास हिंसा भड़क गई थी और उसमें जो एल्गार परिषद था, जो इन लोगों, जो नेटवर्क का हेड था यहाँ पे, उसने सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें उमर खालिद भी गया था, जो दिल्ली दंगे का भी मास्टरमाइंड में शामिल हुआ है। ये सब थे वहां, ये चंद्रशेखर फंगसेकर, ये जो लोग हैं, और इन सब ने मिलकर जो है वैमनस्यता पैदा किया था। इसके लिए बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग थी, प्राइम मिनिस्टर को मारने की ट्रेनिंग थी, सब था इसमें। और इसमें पूरा मामला आपको ये भीमा कोरेगांव में 31 दिसंबर 2017 की हिंसक घटना हुई थी।
उसके बाद 1 जनवरी 2018 को गौतम नवलखा, अनंत तेलतुंबड़े और अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं को पर मामले दर्ज किए गए थे। उसके बाद इन लोगों ने को जो है जनवरी 2008 को 18 में जो है इन सबको उसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया चली। अब इन सब पर आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र मामला चल रहा है। 1818 में कोरेगांव भीमा की लड़ाई, अभी 200 साल पूरा हुआ था, तो पुणे जिले में ये भीमा कोरेगांव जो है जगह, उसमें पेशवा की सेना ने ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। वो लोग जीत का जश्न मना रहे थे। तथाकथित इन लोगों ने, तथाकथित ये जो दलित, अपने दलित नहीं, इनके द्वारा जो प्रायोजित दलित है, दिलीप मंडल हुआ, चंद्रशेखर रावण हुआ, वो एक जो है ना वहां का मवाली नाम है, लेकिन वो मवाली हुआ। इन सब ने एक जुलूस निकाला और जो लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ जीत का जश्न मना रहे थे उन पर अटैक कर दिया। और ये आरोप पत्र में आ गया कि हरे टिड्डे से पैसे लेकर इन लोगों ने जातिगत वैमनस्यता पैदा करके समाज को तोड़ना है और सरकार को गिराना है। यही हाथरस में हुआ, यही भीमा कोरेगांव में हुआ। इसीलिए मैं एक केस पकड़ने की जगह आपको उस पूरे नेटवर्क को समझा रहा हूं। अभी जो आरोप पत्र में भी आ गया है, ये पूरा नेटवर्क भारतीय समाज को तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है और आज से नहीं है। ये पूरा प्रयासरत, आपको इसकी पूरी हिस्ट्री मैंने लिखित में दी है आप लोगों को। कपूर.in पे आप उसका प्री बुकिंग करा सकते हैं, पर पढ़िए जरूर। ये नहीं कि संदीप देव अपना प्रचार करता है किताब का। किताब तो आप तक जानी ही चाहिए, लेखक लिख क्यों रहा है, पहुंचनी ही चाहिए और बच्चों तक जानी चाहिए। रामचंद्र गुहा का किताब आपके बच्चे पढ़ें, उससे पहले वो ये पढ़े रहें, ताकि रामचंद्र गुहा की किताब जब अपनी सिलेबस में पढ़े उसको काट सके, वरना बताया ही नहीं गया है। हम ही तो इतिहास से, समाजशास्त्र से पढ़े, इतिहास से पढ़े, हमें किसने बताया था? कुछ नहीं बताया था। इसलिए इस पूरे नेटवर्क को आप समझ जाएंगे तो आपको आज इंडिया टुडे और रिपब्लिक की लड़ाई भी समझ में आएगी, हाथरस की साजिश भी समझ में आएगी, करौली में साधु पालगढ़ पार्ट 2 जो हुआ वो भी समझ में आएगा, पालगढ़ में जो साधु संतों के साथ हुआ वो भी समझ में आ जाएगा, जेएनयू जामिया में जो हो रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, दिल्ली में जो हिंसा हुई, एंटी-सीए मूवमेंट हुआ वो भी समझ में आएगा। एक चीज से आपको सारे नेटवर्क समझ में आएंगे, देश में जितनी साजिशें हुई। इसीलिए तो जब मैंने ये किताब 13-14 में लिखी, आज भी अदालत के फैसले आते हैं तो इसको जस्टिफाई ही करते हैं, क्योंकि वो पूरे नेटवर्क को हमने समझाया, ये नेटवर्क काम कैसे करता है। और वही चेहरे हैं, इन भारत में 200-250-300 चेहरे हैं, इनको साफ कर दो, देश शांत हो जाए, पर वैचारिक रूप से साफ करो, दूसरा अर्थ ना ले लिया जाए। वैचारिक रूप से साफ कर दो, समाप्त कर दो। जैसे एनडीटीवी को आपने समाप्त कर दिया, वैचारिक रूप से वो डब्बा हो चुका है, हिंदू अब डब्बा हो रहा है। इसी तरह अरुणपुरी का चैनल अब डब्बा हो जाएगा। तो जब वैचारिक रूप से आप इन सबको समाप्त कर दोगे, आपकी जीत हो जाएगी। आपको 300 लोगों को तो हराना है, इतना तो 20 साल जिंदगी हम लोगों के बचे ही हुए हैं। क्या हम 20 साल में ये 300 लोगों को नहीं हरा सकते? हरा सकते हैं, लेकिन तब जब हमें अपनी ही समझ विकसित हो जाए हमारे अंदर। नहीं तो भाई साहब लेकिन ये तो योगी जी ने गलत किया, मैंने कहा भाग जाओ यहां से, समझ है नहीं। मैं पहले ही ऐसे बोलता हूं, मैं भाग यहां से। मुझे कई लोग कहते हैं बहुत रूड हो, मैं रूड ही हूं, सच बोलने वाला रूड ही होता है। योगी देखते हो कितना रूड होके काम करते हैं, मोदी देखते हो कितना रूड होके काम करते हैं। ये झूठ बोलने वाला आपको सुधीर चौधरी की तरह मीठा मीठा, रजत शर्मा की तरह मीठा मीठा आपको बोलेगा मीठा खाने से मधुमेह होता है, करेला खाओ, नीम खाओ, स्वस्थ रहोगे। मेरी बात करेले और नीम की तरह। बस, धन्यवाद।